Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So we are meeting today for the next session of तिरंगा सीरीज और आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स so that all of you can benefit from the content of the class and get great scores in your upcoming examinations. So welcome to today's class. Defense lover Ashutosh, Mohit, Sujit, Anupam, Suryansh and all other students who joined us. So जैसा आप सभी को पता है तिरंगा is an end-to-end series. We started with geography, but eventually जैसे हम और subjects को touch करेंगे, we would be covering those topics in a comprehensive fashion ताकि you are ready with not just the question but the important concepts of various topics and you do not have to go into the market buying सब्सक्रिप्शंस ऑफ लार्ज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. तो वो मेजर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके कोर्सेज ना खरीदने पड़े. एंड यूजिंग दिस सीरीज एज अ गाइड यू आर एबल टू क्रैक द एग्जाम विद दैट एजेंडा एंड मोटिवेशन. कैप्टन तिरंगा जीके का मसीहा आ गया है आप लोगों की मदद करने. दोज ऑफ यू हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, हाय गाइस, आई एम अक्षय पटोला एंड आई वुड बी हेल्पिंग यू इन दिस जर्नी ऑफ बिकमिंग वर्दी ऑफ वर्दी. सो हमने अभी तक जियोमॉर्फोलॉजी को स्टार्ट कर लिया था, कुछ बेसिक चीजें अर्थ और उससे रिलेटेड देख ली थी. सो आज हम थ्योरीज पे पहुंचेंगे. सो व्हाट सीडीएस के पेपर में दीज थ्योरीज का एक ब्रीफ ओवरव्यू अपने को होना चाहिए, नॉट इन डेप्थ नॉलेज बट एक ब्रीफ ओवरव्यू होना चाहिए. तो आज जो भी आपको स्लाइड में दिखेगा इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वो सारी चीजें याद रखें, बट हाँ ट्राई टू रिमेंबर द कोर कॉन्सेप्ट कि इन पर्टिकुलर थीम्स का कोर कॉन्सेप्ट क्या था. ओके, कल की क्लास जिसकी पुरानी क्लासेस मिस हैं दे कैन वॉच द रिकॉर्डेड वीडियोस ऑन यूट्यूब. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो जियोमॉर्फोलॉजी में हमने बात किया था, जियो मींस अर्थ, मॉर्फोलॉजी मींस अर्थ के स्ट्रक्चर की स्टडी. सो दैट इज एसेंशियली जियोमॉर्फोलॉजी. फिर अर्थ पे जो ये स्ट्रक्चर्स है तो आप देखते हो कहीं पे अर्थ रेंज बने हुए हैं, कहीं पे वैलीज बनी हुई है, कहीं पे आप देखते हो अर्थ में प्लेट्यूज बने हुए हैं. तो ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन दैट वेरियस प्लेसेस ऑन अर्थ हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स? Can anyone tell me the reason why different places on earth have different structures? Yes, the reason is because of geomorphic processes. तो ये प्रोसेसेस है ब्रॉडली इनको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं. जिन वेरियस प्रोसेसेस की वजह से अर्थ में कहीं पे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लैंडफॉर्म, कहीं काइंड ऑफ लैंडफॉर्म बनता है. द टू काइंड्स ऑफ रीजंस आर एंडोजेनेटिक रीजंस एंड एक्सोजेनेटिक रीजंस. नाउ व्हाट आर एंडोजेनेटिक रीजंस? एंडोजेनेटिक रीजंस होता है, एंडो मींस जो अंदर डेवलप होता है. जैसे एक टर्म होता है एंडोगेमी, यानी विद इन अ कम्युनिटी जो मैरिज होती है. सो एंडोजेनिक इज अर्थ की जो इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से अर्थ की इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो जनरेट होता है इट इज कॉल्ड एंडो. प्रोसेसेस की वजह से जो जनरेट होता है दैट आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. सो एसेंशियली एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की वजह से ही अर्थ पे वेरियस काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं. वेरियस काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म, तो अगर सवाल है क्यों डेवलप होते हैं, सो इट इज अ रिजल्ट ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट इज एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड द सेकंड इज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस. ठीक है, तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस दो हैं. एंडोजेनेटिक फोर्सेस का जो रूट होता है इट इज कॉल्ड एज इंटरनल फोर्स. एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस किसकी वजह से होता है? इंटरनल फोर्स की वजह से होता है. ये इंटरनल फोर्स अल्टीमेटली क्या होती है? दिस इज रेसिडुअल रेडियो एक्टिव एनर्जी जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट होती है. अर्थ की मेंटल में जो मोल्टन मटेरियल है उनकी वजह से रेडियो एक्टिव एनर्जी, रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती है और उन रेडियो एक्टिव रेडिएशन और एनर्जी की वजह से, न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से इंटरनल फोर्स जनरेट होती है और ये इंटरनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है एंडोजेनेटिक फोर्सेस के लिए. ठीक है, ओके, ठीक है.
ओके, सो दिस मच इज क्लियर। ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ कि एंडोजेनेटिक फोर्स क्या है। एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस कौन से है? एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस वो है जो अर्थ की इंटरनल फोर्सेस की वजह से जनरेट होती है। ये इंटरनल फोर्सेस क्यों जनरेट होती है? दे जनरेट बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो कई बार ये भी सवाल आ जाता है एग्जाम में कि ये जो अर्थ के अंदर आप देखोगे, हमने देखा था ना एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट हमने बोला था फ्लोट कर रही है ओवर दिस सेमी प्लास्टिक एस्थेनोस्फेयर। तो ये असल में एस्थेनोस्फेयर में भी जो है लेयर्स मोल्टन मटेरियल फ्लो कर रहा है। व्हाई इज इट फ्लोइंग इन like this way or that way? What is the reason for that? Reason for that is this radioactivity, जो रेसिडुअल रेडियोएक्टिव एनर्जी होती है इनसाइड द अर्थ, उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, ओके, सो दिस मच इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सो ये जो एंडोजेनेटिक यानी अर्थ के इनसाइड रीजन्स की वजह से जो प्रोसेसेस होते हैं, उसमें से कुछ प्रोसेस होते हैं जो स्लो मूवमेंट दिखाते हैं, एंड कुछ वो होते हैं दो जो दैट शो सडन मूवमेंट। सो जो स्लो मूवमेंट्स दिखाते हैं, उन स्लो मूवमेंट्स को बोलते हैं डायास्ट्रोपिक मूवमेंट्स। तो जो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स जो मूवमेंट हो रहे होते हैं, यानी आज कल में मूवमेंट नहीं होगा, बट ओवर टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यू वुड सी दीज मूवमेंट्स। तो दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज डायास्ट्रोपिक मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स कौन से होते हैं? जो तुरंत जिनका आपको रिजल्ट दिखता है। सो दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट्स। और ये कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट्स दो हैं, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, जिनको हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे बिकॉज दे आर मेंशन्ड सेपरेटली इन योर एग्जाम। तो इनको हम सेपरेटली डिटेल में देखेंगे। ओके, सो इनको हम दो को सेपरेटली देखेंगे। डायस्ट्रोपिज्म में हमने बात की थी किस चीज की? डायस्ट्रोपिज्म इज स्लो मूवमेंट्स। तो स्लो मूवमेंट्स दो टाइप के होते हैं। या तो सपोज दिस इज अ लैंड मास, ठीक है, ये पूरा एक लैंड मास है। अगर ये पूरे का पूरा लैंड मास ऊपर उठ जाए या पूरा का पूरा लैंड मास नीचे को चला जाए, सो दिस वुड बी वर्टिकल मूवमेंट। सो सच देयर इज दिस टर्म विच इज कॉल्ड एज ओरियोजेनी। तो ओरियो ये आपका बिस्किट नहीं है, ओरियो का मतलब होता है माउंटेन है। जेनी मीन्स होता है पैदा होना। सो ओरियोजेनी इज माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस। सो ओरियो, तो ये जो स्लो मूवमेंट्स होते हैं, देख अगर ये बहुत ही स्लो होते हैं और अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं, यानी एक चीज इस तरफ को आ रही है, एक चीज इस तरफ को आ रही है, और ये दोनों आपस में टकराएं तो क्या होगा? ऐसे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल। जब मूवमेंट होगा तो इन मूवमेंट्स को क्या बोलेंगे? ओरोजेनेटिक मूवमेंट। ओरोजेनेटिक एसेंशियली वुड लीड टू द बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स। सो फोल्ड एंड फॉल्ट माउंटेन्स बनेंगे। व्हाट आर दीज? ये हम बाद में पढ़ेंगे। सो एसेंशियली डायस्ट्रोपिक में ओरियोजेनेटिक मूवमेंट्स होंगे, एपीरियोजेनेटिक। एपीरियोजेनेटिक में मैंने पूरा बताया, पूरा का पूरा लैंडमास ऊपर या पूरा का पूरा लैंडमास नीचे। तो दीज आर कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेसेस। ठीक है, सो ब्रॉड आइडिया क्लियर हो गया। एक्सोजेनेटिक जो भी प्रोसेसेस होती है उनका अल्टीमेट कॉज क्या है? जैसे यहाँ अल्टीमेट कॉज रेडियो एक्टिविटी था, एक्सोजेनेटिक में अल्टीमेट कॉज क्या है? सन्स एनर्जी, सोलर एनर्जी। चाहे वो वेदरिंग हो, चाहे वो इरोजन हो, चाहे वो डिपोजिशन हो, तीनों की जो रूट एनर्जी आ रही होगी वो कहां से आ रही होगी? तीनों की जो रूट एनर्जी आ रही होगी, इट वुड बी कमिंग फ्रॉम द सन। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो वेरियस प्रोसेसेस भी हो रहे हैं, हाउ आर दे हैपनिंग? द वेरियस प्रोसेसेस दैट वन कैन आइडेंटिफाई हाउ दीज प्रोसेसेस आर हैपनिंग इज एसेंशियली बिकॉज ऑफ द सन्स एनर्जी। सूरज की एनर्जी की वजह से ये वेरियस प्रोसेसेस हो रहे हैं। कैसे? हाउ आर दे हैपनिंग बिकॉज ऑफ सन्स एनर्जी? देखो, सन की हीट पड़ेगी, सन की हीट से क्या होगा? वाटर है, वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर इवेपोरेट होकर रेनफॉल की फॉर्म में गिरेगा। रेनफॉल क्या करेगी? रेनफॉल वुड इरोड द रॉक्स, वेरियस एग्जिस्टिंग रॉक्स, जो रॉक्स एग्जिस्ट कर रही होंगी, रेनफॉल उन रॉक्स को इरोड कर देंगी, एंड देन यू वुड बी एबल टू सी वाटर फ्लोइंग थ्रू। सो दैट हैपेंस। तो अल्टीमेटली हमें याद रखना है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का रूट जो होगा वो सोलर एनर्जी होगी, सन की एनर्जी होगी। और ये एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस तीन टाइप से खुद को मैनिफेस्ट करेंगे, either as weathering or as erosion or as deposition. So essentially they would also lead to
फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म। ठीक है, सो ये बेसिक जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, व्हाट आर द वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, ये फंडा क्लियर हो गया। वोल्केनो इसी में ही वर्मा जी पढ़ेंगे। इन दिस सेशंस ओनली वी वुड स्टडी अबाउट वोल्केनिज्म। ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। ओके, सो अब आ जाते हैं यार ये वेरियस एंडोजेनेटिक फोर्सेस को लेके क्या क्या थ्योरी दी गई। तो एंडोजेनेटिक हमने अभी देख लिया था, व्हाट वाज एंडोजेनेटिक, अर्थ के अंदर से इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो मूवमेंट जनरेट होते हैं, दे वर कॉल्ड एज एंडोजेनेटिक फोर्सेस। सो ये क्यों होता है, ये क्यों को आंसर करने के लिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्स। सो एसेंशियली अब जो चीज हम पढ़ेंगे, एसेंशियली दीज आर थ्री थ्योरीज। मैं एक आपको बर्ड्स आई व्यू देता हूं। अब हम क्या पढ़ेंगे, वी वुड स्टडी थ्री थ्योरीज। फर्स्ट वुड बी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, एंड फाइनली जो लेटेस्ट थ्योरी है विच प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये तीन थ्योरी हम पढ़ेंगे। एसेंशियली क्या होगा, सबसे पहले लोगों के दिमाग में कुछ सवाल आए, जैसे हमने वो पीछे देखा था कि सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है एंड थिंग्स आर हैपनिंग। तो लोगों के दिमाग में सवाल आना शुरू हुआ कि ये तैर क्यों रहा है एक दूसरे के ऊपर। तो इन्हीं सवालों के जो जवाब थे, अर्थ के इंटरनल ये रॉक्स, वेरियस लैंडफॉर्म्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, हाउ आर दे बीइंग जनरेटेड, ये सब जब लोगों के सवाल दिमाग में सवाल आए तो उनके जवाब आना शुरू हुए। तो सबसे पहला जो जवाब आया वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की फॉर्म में आया। फिर क्योंकि ये जवाब कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी नहीं था, फिर नेक्स्ट सवालों के जो बचे जवाब रह गए थे उनका जवाब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में आया। फाइनली जो इससे भी जवाब नहीं दे पाए उन सवालों का जवाब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने दिया। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। सो सबसे पहली थ्योरी जिसने इस सवाल को टटोला, दैट वाज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किसके द्वारा दी गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, द आंसर इज एल्फ्रेड वेगनर। तो एग्जाम में सवाल आएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय हुम, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर। व्हाट दिस थ्योरी एसेंशियली वाज, इस थ्योरी का मर्म क्या था उसको मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी थी। सो स्टोरी की फॉर्म में ही समझते हैं क्योंकि स्टोरी ही थी एसेंशियली। इसने बोला क्या, एक बहुत ही हैप्पी लवी डबी कपल था। ठीक है, प्यारा, जैसे आप हो ना सभी, वैसे ही एक प्यारा कपल था। तो क्या हुआ, वो इतने ज्यादा एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे कि वो एक जिस्म दो जान थे। ओके, सो एक जिस्म दो जान, तो इन्होंने अपने जिस्म को क्या नाम दिया था, इमरान हाशमी वाली जिस्म नाम नहीं दिया, इन्होंने खुद को नाम दिया पैंजिया, जिस्म से जिया नाम दिया इन्होंने। ठीक है, एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे थे। सो एक जिस्म दो जान जो थे उसका नाम था पैंजिया। और सारी दुनिया को ये को क्या कहते थे, सारी दुनिया मेरे पैंथलाजा पे। ठीक है, सो एक जिस्म दो जान थे पैंजिया, वो सारी दुनिया जो बचा हुआ पूरी अर्थ पे जो भी चीज बची उनको उसने नाम दिया पैंथलाजा। अब क्या होता है, व्हाट हैपेंड वाज, ये एक जिस्म दो जान ज्यादा देर तक साथ नहीं रह पाए। एक जिस्म दूसरे जिस्म से रूठ गया और इन दोनों ने डिसाइड किया आज से तेरे मेरे रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, हम दोनों की चॉइसेस सेम नहीं हो सकती, हम दोनों अपोजिट दिशा में जाएंगे। ठीक है, सो इनमें ब्रेकअप हो गया। ओके, ब्रेकअप हो गया इनका। तो ब्रेकअप होके इसने बोला कि मैं तेरा कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना, इसने बोला तू मुझे अपना मुंह मत दिखाना, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे और बहुत जोर से भागे, भागते ही रहे भागते ही रहे। सो ये जो भागी होती है ना मजबूत भागने वाली, उसका दिल मजबूत था, वो कठोर थी। ठीक है, तो उसका नाम था लॉरेशिया। तो लॉरेशिया का जो दिल था ना वो पत्थर दिल इंसान थी, एकदम पिघलती नहीं थी। तो वो तो भागती गई बिना मुड़े। लेकिन बेचारा हमारा जो हीरो था, गांव का लड़का था,
गोंडवाना नाम था उसका। तो उसका क्या हुआ, उसके दिल के 1000 टुकड़े हो गए। वो सोचता था अरे पलट तो जा, प्लीज पलट तो जा। वो पलटी नहीं बेचारा, इसके दिल के हजारों टुकड़े होते गए। तो ये जो गोंडवाना था, निकला तो ये बेचारा बड़ा था कि मैं भी सरवाइव कर जाऊंगा तेरे बिना, मेरा इंतकाम देखेगी। सोचा था इसने कि वो शादी में जरूर आना वाला हीरो बनूंगा, लेकिन पता चला तो तेरे नाम वाली सिचुएशन आ गई। इसके टूट टूट के 1000 हिस्से हो गए। तो ये जो गोंडवाना टूटा था, जो सदर्न साइड मूव कर रहा था, इसके टुकड़े होते गए, टुकड़े होते गए। और उन टुकड़ों में से दिल का एक हिस्सा जो इसका हुआ, वो तो दोबारा से उसकी तरफ जाने लग गया। और याद करो ये हिस्सा कौन सा होगा, समझ सकते हो ये हिस्सा कौन सा होगा। ऐसी हरकतें कौन से देश में होती है कि एक बार चपत खाने के बाद भी, जैसे परसों एक क्लास में यहाँ एक लड़का था, वो लड़कियों को मैसेज भेजता रहता है क्लास में। 10 बार उसकी बेइज्जती कर दी लड़कियों ने क्लास में, मतलब कमेंट शेयर कर दिए पब्लिकली उसकी कि ऐसी हरकतें कर रहा है, फिर भी वो बार बार आता है। तो ऐसी चीज कहां पे हुई, ये वाला इसका कॉन्टिनेंट का जो एक पार्ट था, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन बोला जाता है, तो ये वाला जो हिस्सा था ये दोबारा से ऊपर की तरफ आया, ठीक है। और फिर दोबारा से लॉरेशिया की तरफ जाके चिपकने लग गया, ठीक है। सो स्टोरी क्लियर हुई? इज द स्टोरी क्लियर टू एवरीवन? स्टोरी क्लियर है? स्टोरी में किसी को कोई डाउट? इज द स्टोरी क्लियर टू एवरीवन? तो एसेंशियली यही जो कहानी थी, यही कहानी अल्फ्रेड वेगनर ने सुनाई 1920s 30s के आसपास। उसने क्या बोला कि ओरिजिनली देयर वाज दिस सुपर कॉन्टिनेंट, एक सुपर कॉन्टिनेंट था। और इसने बोला है सुपर कॉन्टिनेंट का नाम है पैंजिया, इट हैज मल्टीपल लैंड मासेस एक साथ, और जो रेस्ट ऑफ द एक सुपर ओशियन था, इसने इसको नाम दिया पैंथेलाजा, ठीक है। फिर ही सेड कि मिड मीजोजोइक अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो दिस पैंजिया ब्रोक ऑफ इनटू टू पार्ट्स। जो नॉर्दर्न साइड था दैट वाज कॉल्ड एज लॉरेशिया, एंड जो सदर्न साइड था दैट वाज कॉल्ड एज गोंडवाना लैंड। Then he eventually said that this Gondwana land also didn't remain static. It started splitting into various parts. ये Gondwana land भी static नहीं रहा, it started splitting into separate parts. The Laurasia moved northward and Gondwana land moved southwards. A lot of parts were created out of this Gondwana land. One of them was Indo-Australia also, and this Indo-Australia later on started moving again towards Laurasia. ठीक है, ठीक है। एंड इवेंचुअली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स वी हैव रीच्ड द प्रेजेंट पोजीशन ऑन विच वी सी द वेरियस पार्ट्स ऑफ अर्थ, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज क्लियर। सो हुआ क्या इसमें, एल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी है एसेंशियली उसने क्या किया, दैट उससे जब पूछा गया क्या ये कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, ऐसा क्यों है कि साउथ अमेरिका यहाँ है और अफ्रीका यहाँ है, ये यहाँ और ये यहाँ क्यों नहीं है, उसने कहा रुको, सब्र करो, कुछ सालों बाद जो आज चीज आपको दिख रही है ऐसी नहीं रहेगी, ये सिचुएशन भी फ्यूचर में चेंज हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो एसेंशियली ही बिलीव दैट दीज कॉन्टिनेंट्स वुड ऑलवेज बी मूविंग and eventually they would again move and again newer type of landforms would be created. So ये थी essentially वैगनर की थ्योरी, ठीक है। सो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज पैंजिया, व्हाट इज पैंथेलाजा। फिर जब इनके बीच में ब्रेकअप हो गया लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में, तो जो ब्रेकअप की जड़ थी, जो वो एक शक की सुई थी, वो शक की सुई किसकी थी, वो थी टेथिस की। टेथिस नाम का एक यहाँ पे जो इनके बीच में वाटर बॉडी बनी, इट वॉज कॉल्ड एज व्हाट, टेथिस, यस, ठीक है, इट वॉज कॉल्ड एज टेथिस। ओके, सो इट वॉज कॉल्ड एज टेथिस, ठीक है। So Tethys Sea was the sea that was created between Laurasia and Gondwana, ठीक है। अब इसकी टाइमलाइन नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट जितना बताया उतना ही याद रखना अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। थ्योरी। सो अब भाई ऐसे तो कोई कुछ भी फन्ने खाए, कोई भी कहानी बता के चले जाए, व्हाई शुड आई एक्सेप्ट दैट स्टोरी। सो ही गेव सर्टेन एविडेंसेस फॉर दीज थ्योरीज, बट अगेन आई वुडंट से कि यू वुड हैव टू गो थ्रू ऑल दीज एविडेंसेस। जस्ट अगर ऑप्शन आए एविडेंसेस कौन सा था, तो ऑल ऑफ द अबव जो आंसर होगा उसको मार देना, बिकॉज ही गेव वेरियस एविडेंसेस। एक तो बहुत अच्छा एविडेंस आपको एक बार लगेगा, वो उसने बोला जिक्सॉ फिट का। उसने क्या बोला, देखो ये अफ्रीका है,
और यहाँ पे यह है साउथ अमेरिका। अभी साउथ अमेरिका को आप उठा के यहाँ पे घुसेड़ दो, इसकी इस ये नोक को यहाँ पे चिपका दो, तो क्या होगा, ये जैसे वो जिक्सॉ खेला है अपना जिक्सॉ, कि ऐसे दो पार्ट्स होते हैं उसके, वो ऐसे एक दूसरे के में फिट हो जाते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली ही सेड कि ये हिस्सा यहाँ पे फिट हो जाएगा। ही ऑल्सो सेड, फिर ऐसे काफी सारे, ये वाला जो उसको कहा ये चीज यहाँ पे फिट हो रही है इस गैप में, सो उसने कहा ये जो इस तरीके से फिट हो रहे हैं ये इसीलिए कि अर्लियर दे वर अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म सेम लैंड मास एंड फ्रॉम द सेम लैंड मास इट हैज स्प्लिट, ठीक है। इंडिया गोंडवाना का पार्ट था, यस मिंटू, ठीक है, बिल्कुल। सो दैट वाज वन ऑफ द एविडेंसेस दैट ही सेड कि द रीजन दे वर वंस अ पार्ट ऑफ वन बिकॉज अभी भी वो जिक्सॉ फिट होते हैं। फिर और भी उसने काफी एविडेंसेस दिए कि रॉक्स की एज सिमिलर है मल्टीपल प्लेसेस में। देन समवेयर ही सेड कि यहाँ पे जो जानवर की हड्डी मिलती है वो यहाँ भी मिलती है। तो जानवर इतना होशियार तो होगा नहीं, इतना तेज तो होगा नहीं कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जंप करके चला जाए। सो एसेंशियली इट वुड हैव बीन कि लाइफ दोनों जगह पे एक टाइम पे डेवलप हुई होगी। फिर ऐसे ही फूल पत्ती का भी देखा उसने। सो ऑल ऑफ दोज एग्जांपल्स ही सॉ। अगेन इफ यू वांट टू रीड, गो एंड रीड दैट। अगर सिंस इट इज we are covering only the most important parts, I am not going to dwell much into this, but you can go and read through this, ठीक है। so this what I was saying कि ऐसे ऐसे उसने बोला कि they are a jigsaw fit, ऐसे ऐसे एक दूसरे में फिट हो रहे हैं and thus they should have been part of the one thing. then he said कि यहाँ पे जो जानवर का फॉसिल है वो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ कोई प्लांट है तो इसका रिमेन यहाँ भी मिल रहा है। so again प्लांट तो मूव भी नहीं कर सकता, तो this would have been the case, ठीक है। बट अब दिक्कत क्या है, ठीक है, तो यहां तक तो लोगों को उसकी कहानी में मजा आया कि भाई सही बात बोले एकदम। पर दिक्कत क्या है, लोगों ने बोला अच्छा ये सब तो ठीक बोल रहे हो बाबू तुम, अब ये बताओ कि ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये मूव ही क्यों कर रहे थे, इनको क्या ऐसी चीज हो गई, क्या परेशानी थी इन सज्जन को कि ये मूव करने लगे। सो वैगनर ने इस बारे में सोचा नहीं था, तो वैगनर ने कुछ टाइम बाद बोला कि अच्छा मैं बताता हूँ, यू आस्क अ गुड क्वेश्चन, अब मैं बताता हूँ इसका जवाब। तो जवाब पहले तो उस पर था नहीं, फिर उसने एक रैंडम आंसर दिया, दिस वाज रॉन्ग, ठीक है, ये जो उसने आंसर दिया दैट वाज रॉन्ग। सो वी वुडंट ड्वेल इनटू दिस कि आंसर सही था या गलत था। ही बेसिकली सेड कि कॉन्टिनेंट्स पोल से फ्ली कर रहे हैं, पोल फ्लीइंग फोर्स है और इसलिए कुछ चीज यहां आ रही है। देन ही सेड जैसे ये जो सूरज और मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ पे जो टाइड्स आती है, ज्वार भाटा आते हैं, बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन ओनली दीज कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग। बट दिस वॉज अ कंप्लीटली फ्लॉड लॉजिक, क्योंकि अगर एक ग्रेविटेशन इतना स्ट्रांग होता तो अर्थ का एटमॉस्फेयर अभी तक गायब हो चुका होता ना, ठीक है। सो इसलिए ये बोथ दीज लॉजिक्स वर रिजेक्टेड, सो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ऑल्सो फिर क्रिटिसिज्म थे कि उसकी कोस्ट लाइन तो इरोजन से बनी है, अगेन वुडेंट मेक मच सेंस टू यू, बट ये कोस्ट लाइन टेम्पररी है, क्योंकि कल को और इरोजन होगा, समुद्र की लहरें आएंगी तो इसको और काट देंगी और इरोड हो जाएंगी, तब तो ये जिक्सॉ फिट नहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा ये तो किस्मत है कि ये फिट हो रहा है, कल को इरोजन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ डिपोजिशन हो जाएगा तो इनकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, बिकॉज कोस्ट लाइन है टेम्पररी, तो इसके बेसिस पे हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो एसेंशियली दिस वाज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बट दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो जो जो इससे पॉसिबल क्वेश्चन पढ़ सकते थे मैंने आपको बता दिए, प्रैक्टिस करना। जो लोग एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, फुल लेंथ कोर्स एसएसबी का चालू हो चुका है, चल रहा है, 6 क्लासेस 7 क्लासेस हो भी चुकी है, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियोस है, तो प्लीज गो एंड वॉच दोस वीडियोस, आपके एसएसबी से रिलेटेड ए टू जेड सारे डाउट्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो आई वुड अर्ज यू प्लीज अटेंड दोस क्लासेस एंड योर एसएसबी प्रिपरेशन वुड बी डन फॉर लाइक अ गुड, डन फॉर गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वॉइस ब्रेक आई गेस अब तो नहीं हो रहा है। Okay, so this is clear. So SSB की you can attend the classes. I am taking those classes only. So अब second theory आती है. The second theory comes, which is the convectional current theory. So convectional current theory की क्यों जरूरत पड़ी सबसे पहले तो, क्यों, क्योंकि वैगनर क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। What वैगनर was not able to do was he was not able to explain what, that अगर आप बोल रहे हो ये continents move कर रहे हैं, if you are saying that the continents are moving, then why are they moving? What is the reason for the movement of these continents? So Wagner was not able to give a satisfactory reply. So that's why the next theory came, and the next theory was convectional current theory. इस थ्योरी ने होल सोल क्या, इस थ्योरी का मेन टारगेट था, the main target of the convectional current theory was
ओके ठीक है। सो जो मेन इसका कॉन्सेप्ट का जो आइडिया था वैगनर की थ्योरी का, दैट वाज सॉरी, मेन आइडिया जो था कन्वेक्शन करंट थ्योरी का वो था एक्सप्लेन करना द रीजन ऑफ व्हाई द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग। तो वो कैसे करता है? ही गिव्स अ वेरी सिंपल फंडा। ही सेड ये जो अर्थ के अंदर इंटरनल फोर्सेस की हमने बात की थी, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है रेडियो एक्टिविटी की वजह से थर्मल डिफरेंस बनता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, द फ्लूइड्स फ्लो। सो सपोज एक जगह से रेडियो एक्टिव की वजह से थर्मल डिफरेंस जनरेट हुआ एंड देन द फ्लूइड फ्लोज। तो फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह पानी बह रहा है, तो इसके ऊपर जो चीज होगी वो भी बहने लग जाएगी। और ये पानी एक जगह से दूसरी जगह क्यों बह रहा था? बिकॉज एक थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था। थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ था 2 पॉइंट्स के बीच में? बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी कहां से आई थी? हमने देखा था अर्थ के अंदर जो हैवी मेटल्स थे उनकी वजह से। सो कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या बोलती है कि अर्थ के अंदर जो अर्थ की मेंटल है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ है मेंटल, दैट इज द एस्थेनोस्फीयर, उसके अंदर इस तरीके से कन्वेक्शन करंट चलते हैं। उसके अंदर these convectional currents are going on due to radioactivity, and since because of these convectional currents इनके ऊपर जो लैंड मास होता है वो भी मूव करता है, और क्योंकि ये दो कन्वेक्शनल करंट जब टकराएंगे तो इनके ऊपर का लैंडमार्क जो एग्जिस्ट कर रहा है बट ऑब्वियस है वो भी टकराएगा, एंड दीज इंटरेक्शंस बिटवीन द convectional currents eventually lead to creation of new landforms because of the thing that happens above them। ठीक है, सो इतना क्लियर है? एनी डाउट टिल नाउ कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ने क्या बोला? तो एसेंशियली दिस कन्वेक्शनल करंट थ्योरी सेड कि ये जो अर्थ के अंदर भाग आपको नजर आ रहे हैं, अर्थ के अंदर से ये कन्वेक्शनल करंट आया इस तरीके से, इट स्टार्टेड मूविंग लाइक दिस, यहां से भी एक दूसरा कन्वेक्शनल करंट आया, यहां से भी एक दूसरा कन्वेक्शनल करंट आया, ठीक है। सो दिस कन्वेक्शनल करंट है। अब क्या पॉसिबिलिटी है? देखो, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। सो वन कन्वेक्शनल करंट इज लाइक दिस, अनदर कन्वेक्शनल करंट इज लाइक दिस। तो जो चीजें जब आपस में आएंगी तो क्या होगा? टक्कर होगी तो एक चीज नीचे चले जाएगी, या टक्कर होगी तो दोनों चीजें ऊपर चली जाएंगी। दिस इज द पॉसिबिलिटी यहाँ पे। सो टक्कर हुई, सो व्हाट वुड हैपन विद द टक्कर? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? एक इधर को जा रही हो, दूसरी इधर को जा रही हो, तो ऐसे में क्या होगा? अगर एक चीज है उसको इधर को भी कोई चीज ले जा रही है, इधर को भी कोई चीज ले जा रही है, तो वो क्या होगी? बीच में गिर जाएगी। एक इधर को ले जा रहा है हाथ खींच के, एक इधर को ले जा रहा है, तो ये बीच वाले का क्या होगा? धड़ाम से गिर जाएगा, गिरेगा ना। तो यहां पे क्या होगा? किसी जगह पे ऐसा होगा कि ये वाला लैंडमास नीचे को आ जाएगा, और यहां से क्या निकलेगा? जो अंदर की चीज होगी वो बाहर आने फ्लो होने लग जाएगी, ये चीज टूट के। तो यही 2 किस्म के इंटरेक्शन हो सकते हैं कन्वेक्शनल करंट्स में। कन्वेक्शनल करंट्स मूव कर रहे हैं, कहीं पे ये टकराएंगे, कहीं पे दे वुड कोलाइड, और जहां पे वो कोलाइड होंगे हम देखेंगे आगे चल के, द प्लेस दे आर कोलाइडिंग दे वुड फॉर्म दीज रिजेस और माउंटेन रेंजेस, और जहां पे दे वुड मूव अवे, सॉरी, जहां पे वो अवे मूव करेंगे एक दूसरे से फ्रॉम द प्लेस वेयर द कन्वेक्शनल करंट सर्किल्स, दीज कन्वेक्शनल करंट सर्किल जहां पे एक दूसरे से अवे मूव करेंगे, वहां पे ये इस तरीके की रिजेस बनाएंगे, गड्ढे बनाएंगे, एंड जहां पे एक दूसरे से टकराएंगे वहां पे माउंटेन, वोल्केनिक आर्क्स, ये सब बनाएंगे, एंड देयर वुड बी अ ट्रेंच, जो गड्ढा सा यहाँ पे क्रिएट होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज ट्रेंच। सो एसेंशियली दिस वाज द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। इसको और डिटेल में इसकी वजह से क्या हुआ, रीजन पता चला कि ये जो कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, इफ द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस मोशन? सो आर्थर होम्स इज द नेम ऑफ द पर्सन हु डेवलप्ड दिस थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, एंड ही वाज एबल टू आंसर दिस। ठीक है, साबिर आपको उतना ही याद करना है जितना मैं अभी स्पेसिफिकली बोल के बता रहा हूं। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू हियर, they are the ones that one must try to remember. Not everything and anything that is written on the slide is important. Okay, so convection current theory किसकी थी? आर्थर होम्स की।
दूसरा ये जो कॉन्सेप्ट था ये समझ आ गया कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेक्शन करंट थ्योरी, क्या वो एक्सप्लेन कर रही है, कैसे एक्सप्लेन कर रही है। ओके, सो समवॉट लाइक दिस द सिचुएशन इज, फाइनल थ्योरी आती है वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आती है, व्हाई डज दिस थ्योरी कम? द फर्स्ट क्वेश्चन दैट मस्ट arise in our mind is, if a theory has come, what is the reason for coming of a particular theory? So सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो आई वो आई वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। ओके, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हो रहा था, दीज जर्मन यू बोट्स यू ऑल हैव हर्ड, राइट, यू बोट्स ऑफ जर्मनी जो क्या करती थी, समुद्र के नीचे जाके जा रही थी, सबमरीन काइंड ऑफ थिंग्स थी, एंड दे वर देयर टू अटैक द नेवल वेसल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जर्मनी की जो यू बोट थी, तब जब वो समुद्र के नीचे गए, इफ समबडी फ्रॉम यू हु हैजंट बीन टू द ओशियन, व्हाट दे वुड इमेजिन टू बी कि यार ये लैंड है यहां तक और इसके बाद समुद्र है, ठीक है। अगर कोई नवांगंतुक है जो पहली बार आ रहा है, तो उससे अगर पूछा जाए अच्छा यहाँ तक बीच है और ये समुद्र है, और तो तुम बताओ समुद्र के नीचे क्या होगा, तो दैट पर्सन वुड से, उसको क्या लगेगा जनरली। अब उन्होंने समुद्र तो देखा नहीं है, अपने घर में बाल्टी देखी है, और बाल्टी के नीचे सब क्या जानता है, फ्लैट होता है, ठीक है। सो वो भी क्या बोलेगा कि हाँ नीचे एकदम फ्लैट सी सरफेस होगी, उसके ऊपर ये सब पानी जमा होगा। पर क्या ऐसा होता है? द आंसर इज नो। ये यू बोट जब पहली बार समुद्र की गहराइयों में गई, दे वर सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। दे रियलाइज्ड पानी के अंदर जो डाइवर्सिटी है लैंडफॉर्म्स की, दैट इज हायर देन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन लैंड। सो समुद्र के नीचे उन्हें कहीं वोल्केनोज नजर आए, समुद्र के नीचे कहीं उन्हें प्लेट्यूज नजर आए, समुद्र के नीचे उन्हें कहीं माउंटेन्स नजर आए, समुद्र के नीचे कहीं उन्हें वैली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नजर आया। सो जो डाइवर्सिटी उन्हें समुद्र के नीचे वाली लैंडफॉर्म में मिली, दैट वाज मोर देन द डाइवर्सिटी दैट दे फाउंड ऑन द सरफेस, लैंड सरफेस। सो दिस वाज देयर स्टार्क लर्निंग। अब ये अर्थ के अंदर जो लैंडफॉर्म्स हैं समुद्र पे, इनकी जो डाइवर्सिटी है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, दिस वाज द क्वेश्चन, हाउ टू एक्सप्लेन दिस डाइवर्सिटी। सो दिस वाज वन ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन, जिसके लिए उन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग बनानी लगी। ऑल्सो दे नोटिस्ड, जैसे अगर दिस इज द सी फ्लोर, तो आप जैसे जैसे टुवर्ड्स द एंड जाएंगे, तो जो एज होगी वो ज्यादा होगी, एंड जैसे जैसे आप इसके सेंटर के पास रहेंगे, इस पॉइंट के, यहां पे आपको एज लो मिल रही थी, यंगर मिल रहे थे। ऑल्सो द बिग सरप्राइज दैट दे फाउंड वाज कि जो ओशियनिक क्रस्ट है उसकी एज इज नॉट 4.6 बिलियन ईयर्स। सो इनिशियली अगर ये माना जाता है कि जब से अर्थ एग्जिस्ट कर रही है तब से ही ये ओशियनिक चीजें हैं और लैंड फॉर्म ही मूव करता है, देन इट वुड हैव इंप्लाइड कि ओशियन क्रस्ट कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। सो इसकी एज 4.6 बिलियन या अर्थ की एज के आसपास होनी चाहिए थी, बट इट वाजंट द केस। इनफैक्ट जो एक ओशियन क्रस्ट की हाईएस्ट और ओल्डेस्ट थी, दैट वाज इक्विवेलेंट टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो उसके पास है, उसकी जो एज है। सो ये चीज यहाँ पे रियलाइज हुई, दिस वाज रियलाइज कि कुछ तो है चीज जो अर्थ के अंदर है जो हम समझ नहीं पा रहे, एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। इसके अलावा एक और चीज थी कि देयर वाज अल्टरनेट मैग्नेटिक पैचेस। तो यहाँ का मैग्नेटिक नॉर्थ इधर दिखा रहा था, देन यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ इधर दिखा रहा था, देन इधर। तो इस तरीके से अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस भी था। सो हाउ टू एक्सप्लेन दैट अगेन वाज अ बिग चैलेंज। तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आया कल की नहीं, इन सबका जवाब देना आया आपका व्हाट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। So this much is clear. If you have any doubt till now, please ask. Okay. So C floor spreading theory क्यों आई समझ गए। तो कौन बंदे इसके पीछे थे, तो हमने देखा जैसे कॉन्वेक्शन करंट में इट वाज आर्थर होम्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में इट वाज एल्फ्रेड वेगनर, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में कौन है, हैरी हैस एंड डीट्स। हैरी हैस एंड डीट्स वर देयर। They were the brains behind the sea floor spreading theory, ठीक है।
सो इन्होंने जब स्टडी करी तो व्हाट दे रियलाइज अ फ्यू थिंग्स। इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए, अब उसको इमेज के थ्रू समझते हैं। सो आई होप ये इमेज सबको क्लियर दिख रही है। आर यू एबल टू सी दिस इमेज क्लियरली गाइस? दिख रही है क्या? देखो अच्छे से। सो उसने सबसे पहले क्या बोला कि सर एक चीज इमेजिन करते हैं, अर्थ के अंदर ही कॉन्वेक्शनल करंट तो हमें आर्थर होम्स भाई साहब भी बता गए थे, तो चलो उनकी बात से ही शुरुआत करते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि अगर एक कॉन्वेक्शनल करंट का सेल इस तरफ जा रहा है, एक इसका सेल इस तरफ जा रहा है, तो जो चीजें जब अपोजिट जाएंगी तो इनके बीच में एक दुराव क्रिएट होगा, गैप क्रिएट होगा, और इस गैप को फिल करने के लिए अर्थ के नीचे से जो मैग्मा फ्लो कर रहा था, सम अमाउंट ऑफ दैट मैग्मा विल स्टार्ट फ्लोइंग आउट। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ मैग्मा फ्लो करने लगेगा। ठीक है, सो मैग्मा फ्लो करता रहेगा। अब जैसे जैसे मैग्मा फ्लो कर रहा है यहां से, सो मैग्मा इज फ्लोइंग लाइक दिस। ठीक है, मैग्मा यहां से फ्लो कर रहा है। अब क्या होगा, मैग्मा सिंस इट इज फ्लूइडिक सो इट वुड लाइक स्टार्ट एक्सटेंडिंग लाइक दिस। अब जैसे जैसे एक्सटेंड होता आ रहा है टाइम के साथ इट वुड स्टार्ट कूलिंग डाउन। एंड कूल डाउन होके वो इस तरीके से रिजेस बनाना शुरू कर देगा। तो पर ये वाली जो नीचे के ओशियन करंट की जो लिम्ब है, सॉरी, ये रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो जनरेट की गई मेंटल की जो ये वाली लिम्ब है, ये इस लैंड मास को पूरे का पूरा इधर को खिसका रही है। सो इट वुड टेक इट अवे अगेन। सो अगेन नया यहां से मटेरियल आएगा, अगेन ये एक और रिज बनाएगा। तो इवेंचुअली विद अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या बन जाएंगी, देयर वुड बी दिस सीरीज ऑफ रिजेस। ठीक है, इस तरीके से एक सीरीज ऑफ रिजेस बन जाएंगी। सो दिस दे सेड कि ऐसा तो हो रहा है। देन व्हाट एल्स दे सेड कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इनकी एज एक्सट्रीम पे जाके खत्म हो जा रही है। दे सेड कि दूसरे एंड पे क्या चीज हो रही है, एक कन्वेक्शनल करंट की लिम्ब अब ऐसी आ रही है, एक ऐसी आ रही है। तो ये वाली जो लिम्ब है और जो ये वाली लिम्ब है, इनकी जब टक्कर होगी तो इसमें से जो हैवियर है, जो भारी है, वो नीचे को सिंक हो जाएगी। और नीचे को सिंक होकर अर्थ की हीट की वजह से ये जो सिंक हुई है, इट वुड स्टार्ट मेल्टिंग। और मेल्ट होने के बाद ये चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो एसेंशियली उसने बोला इस वाली बाउंड्री को इन्होंने नाम दिया, जहां से दोनों दूर जा रहे हैं, इसको इन्होंने दिया डाइवर्जेंस बाउंड्री का नाम, जहां दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है जहां पे। तो डी से डाइवोर्स, डी से डाइवर्जेंस बाउंड्री। ठीक है, दीज बाउंड्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। क्यों इनको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं? दीज बाउंड्रीज आर कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव बिकॉज यहाँ पे किसी चीज का सृजन हो रहा है, समथिंग इज बीइंग क्रिएटेड, क्योंकि यहाँ पे मैग्मा फ्लो कर रहा है एंड देन दैट मैग्मा इज सॉलिडिफाइंग एंड दैट सॉलिडिफिकेशन इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रिजेस। ओके, सो आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। इतने का यू आर एबल टू मेक सम हेडवे विद दिस। कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, डाइवर्जेंस हो रहा है इस पॉइंट पे, देन इस जगह पे व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब उसने बोला जहां पे दो चीजें आपस में कोलाइड, आर्म्स और लिम्स आर कोलाइडिंग, so such a boundary would be called as destructive plate boundary. डिस्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक प्लेट इज कोलाइडिंग विद द अदर वन, और फिर एक नीचे जा रही है एंड नीचे जाके बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द अर्थ इट इज मेल्टिंग। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज मेल्टिंग। ओके, ठीक है। If you are not able to make running notes, not a big issue. Just go and watch the recorded video again. So मैं यार देखो, essentially why I have to show things to you is it is not possible to make notes in one lecture. मतलब rather than watching 10 videos, it is important to make notes over multiple lectures so that उसी वीडियो को बार बार देखो, rather than watching 10 videos, इसी वीडियो को बार बार देखो, पॉज करके देखो। So essentially these are my notes. ये वाला सेम चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर के मेरे नोट्स हैं, और आई यूज टू रीड द सेम बुक, मतलब एटलीस्ट 3 बार उस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही वन
would be in a position to make notes. तो essentially जो चीज अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, just like this. So convectional current हम पढ़ रहे हैं ना, these are my notes of convectional current and I made them after at least going through thrice through the same material. So आजकल क्या होता है, this is the thing that is happening is कि आप 4 वीडियो अलग अलग देखने लग जाओगे. Just have the patience to go through the same video again. Ask any doubt if you have. This is the advantage that you have. So pause the video, watch it again if you are not able to make running notes. ठीक है? Okay. So this much is clear. नहीं, माउंटेन बिल्डिंग वाली चीज पे आएंगे पीसी. So that is essentially plates. अभी हम प्लेट्स पे पहुंचे नहीं है. We are just working on the old theories उनके रिवीजन पे. अभी प्लेट टेक्टोनिक्स आएगी, वो इन सारे ही सवालों को उचित रूप से उनका जवाब दे देगी. ठीक है? ओके, सो दिस मच इज क्लियर. बिल्कुल. ये देखो, किसी ने अपने नोट्स भेजे. आयुष, दैट्स ग्रेट. सो इफ यू मेक नोट्स देन ओनली थिंग्स वुड बी बेनिफिशियल. ठीक है? सो ये कोलाइड हुए. कोलाइड जहां पे होगी दैट वुड बी कॉल्ड एज द डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री. और बिकॉज वहां पे क्या होगा, एक प्लेट नीचे को चली जाएगी, इट वुड बी डिस्ट्रॉयड, मेल्टेड, और वहां पे एक तरीके का गड्ढा क्रिएट हो जाएगा. एंड दिस गड्ढा इज कॉल्ड एज ट्रेंच. तो ये ना ट्रेंच आप सभी ने सुना होगा. सो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में यही चीजें ऑब्जर्व करें. उसने इसीलिए बोला कि एज, एक लिमिट से ज्यादा एज सी फ्लोर की 4.6 बिलियन इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक वो यहां तक पहुंचती है, एक्सपैंड होते 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 वो टकरा जाती है और फिर यहाँ पे आके डिस्ट्रॉय हो जाती है. यहाँ पे यंग क्यों है? इस जगह पे यंग इसलिए है बिकॉज यहाँ पे नया नया मैग्मा आके सॉलिडिफाई हो रहा है. फिर ऐसा क्यों है? कहीं पे नॉर्थ है, कहीं पे साउथ है. इट सेड इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज कॉल्ड एज paleomagnetism. Now what is paleomagnetism? It is a concept given by Vine and Matthews, या Matthias, whatever you want to pronounce it. इन्होंने बोला था कि paleomagnetism is कि अर्थ की रॉक्स जो है यहाँ पे, ये जब अपने क्योंकि मोल्टन स्टेट में होती है, सो व्हेन दे आर अबव देयर क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन है उसे कॉपी कर लेती हैं. सो दे कॉपी द क्या बोलते हैं, दे कॉपी द मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ अर्थ. सो अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है सपोज नॉर्थ से साउथ, और कुछ सालों बाद ये नॉर्थ से साउथ ये वाली हो गई, सो जो अर्थ का ये जो मोल्टन मेटल का ये लावा है, इट वुड कैप्चर दिस ओरिएंटेशन. सो इसीलिए आप देखोगे कुछ लेयर में आपको ये नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड का, कुछ में ये दिखेगा, कुछ में ये दिखेगा. सो एसेंशियली बोला गया दैट दिस सी फ्लोर इज एक्टिंग एज अ मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ अर्थ. इसीलिए इसको मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ अर्थ भी बोलते हैं. तो ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक हिस्ट्री और मैग्नेटिक टेप ऑफ अर्थ. सो आंसर वुड बी दीज ओशियनिक प्लेट्स आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक प्लेट और मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ अर्थ. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई. एनी डाउट इन दिस? सो व्हाट एल्स दे रियलाइज्ड कि इसके नीचे इतनी डाइवर्सिटी है. at some places they found that there are mountains, some places they found sea gyots, so various things they found inside it. sea gyots क्या होते हैं? इस तरीके के समुद्र के नीचे प्लेटोज बने हुए, they were called as sea gyots. ठीक है, so this is essentially the sea floor spreading theory. Try to explain ki how is the ocean floor spreading, how is the sea expanding, and what is happening with the various parts. अब ये जितने भी पार्ट्स थे, दे वर आंसरिंग ऑल द थिंग्स इन बिट्स एंड पीसेस. फाइनली एक ओवरऑल इमेज देने के लिए, एक ओवरऑल आंसर देने के लिए एक थ्योरी निकल के आई. ठीक है, ओवरऑल आंसर देने के लिए जो थ्योरी निकल के आई, उस थ्योरी का नाम क्या था? उस थ्योरी का नाम था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी. नाउ दिस इज लाइक योर सुपर थ्योरी. इसने इन सारी थ्योरियों को अपने में मर्ज किया, उनकी जो अच्छी बातें थी और जो उनकी गलत बातें थी उनको रिजेक्ट किया, एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड व्यू दिया रिगार्डिंग कि ये कॉन्टिनेंट्स क्यों मूव कर रहे हैं, इफ एट ऑल द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग. अर्थ की जो प्रेजेंट फॉर्म है वेरियस लैंड फॉर्म्स की, वो कैसे जनरेट हुई एंड आगे क्या होगा. सो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई. काफी सारे लोगों ने इसमें काम किया, बट दो नाम जो काफी फेमस है, दे आर मैकेंजी एंड पार्कर.
सो मैकेंजी एंड पार्कर वर द पीपल जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा पुश किया। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है? सबसे पहले तो मुझे बताओ ये प्लेट टर्म का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस प्लेट टर्म? और ये प्लेट टर्म किसने दिया? अगेन दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन योर एनडीए हु और सीडीएस में तो शायद आई गेस ऐसा एक बार सवाल आ चुका है, नॉट प्लेट का बट ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी किसने दी, ये सवाल आ चुका है शायद। ठीक है, सो प्लेट जो टर्म है ये किसने कॉइन किया? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इफ यू हैव स्टडीड इट वुड बी जेटी विल्सन। So J.T. Wilson Sahab was there and he was the person who coined the term plate. So what essentially is this plate? नहीं बेटा, आर्थर होम्स की तो कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी थी विजेंदर, ठीक है। यस, मॉर्गन आल्सो प्लेड अ रोल बट लार्जली जिनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है दैट इज मैकेंजी एंड पार्कर। और भी काफी सारे साइंटिस्ट थे बिकॉज इट वाज द थ्योरी जिसमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग पीपल रिसर्च कर रहे थे। ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी तो बुक्स में पॉपुलराइज हुई। All these people were actually working independent of each other. ठीक है, so plate tectonics theory we were discussing. Plate जो टर्म है that was coined by J.T. Wilson. So अभी तक क्या चर्चा करते आ रहे थे हम वेगनर के टाइम से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के टाइम से, कि ये कॉन्टिनेंट होते हैं, कुछ ओशियंस होते हैं और दे मूव। बट प्लेट टेक्टोनिक्स ने इस आइडिया को ही चेंज कर दिया। प्लेट टेक्टोनिक्स ने कहा कि it is not the continents that move, it is not the oceans that move, it is the plate that moves. So essentially क्या लोग हकबका गए। so he said कि डरो मत, मैं समझाता हूं। तो he said कि ये जो चीज है जैसे खाने की जो प्लेट होती है वैसी सपोज ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर मैंने सपोज रोटी रख दी यहाँ पे, ठीक है। इसी प्लेट के ऊपर सपोज मैंने ये चपाती रख दी, ठीक है। इसी प्लेट के ऊपर सपोज मैंने अचार रख दिया, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर एसेंशियली ओवर द सेम प्लेट। अब क्या है, अगर मैं ये खाना किसी को सर्व करने लेके जा रहा हूं तो लेके तो मैं सिर्फ प्लेट जा रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर जो रोटी है, इसके ऊपर जो दाल है, इसके ऊपर जो अचार है, ये सब भी तो खुद ब खुद मूव कर रहा है ना। जब बावर्ची आपको लेके आता है साहब ऑर्डर आपका, ठीक है, तो वो ऑर्डर लेके जो आता है उसमें वो तो प्लेट लेके आ रहा है बट ये चीजें भी तो खुद ब खुद मूव कर रही है ना। तो सेम थिंग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कही गई कि असल में जो चीज है वो जो मूव कर रही है ना ही वो कॉन्टिनेंट्स है ना ही वो ओशंस है, ये तो रोटी और सब्जी की जगह तरह प्लेट के ऊपर पड़े हुए हैं। एंड एसेंशियली इट इज द प्लेट विच इज मूविंग। और प्लेट किस चीज के ऊपर मूव कर रही है? प्लेट इज मूविंग ओवर द लेयर ऑफ एस्थेनोस्फेयर। सो जो वो सेमी मोल्टन सेमी प्लास्टिक लेयर है, so these things are moving over that semi molten semi plastic layer and this layer was called as asthenosphere, ठीक है। ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। एस्थेनोस्फेयर क्या है ये चीज क्लियर हो गई। सॉरी, एस्थेनोस्फेयर प्लेट क्या चीज है वो क्लियर हो गई। एस्थेनोस्फेयर हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब जो इंटरैक्शन होगा, पहले वहां हम क्या बोलते थे, कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट टकरा रहा है, ये हो रहा है। सो वो आइडिया ही बदल गया। अब क्या आइडिया आ गया? इट इज प्लेट विच इज टकराइंग विथ प्लेट। सो प्लेट कैसे हो सकती है? प्लेट ऐसी प्लेट हो सकती है जिसमें ज्यादा सिर्फ कॉन्टिनेंट ही हो। अगर प्लेट में सिर्फ रोटी रखी है तो वो कॉन्टिनेंट भी हो सकता है सिर्फ उसमें। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें लार्ज पोर्शन में कॉन्टिनेंट हो बट कुछ पोर्शन में उसमें ओशियन हो। कुछ प्लेट ऐसी हो सकती है जिसमें सिर्फ ओशियन हो। कुछ प्लेट ऐसी हो सकती है जिसमें ओशियन ज्यादा परसेंटेज में हो विजा वी कॉन्टिनेंट। कोई ऐसी हो सकती है जिसमें ओशियन कॉन्टिनेंट दोनों बराबर हो, ठीक है। सो क्या प्योरली अगर मैं किसी चीज को बोलूं कॉन्टिनेंटल प्लेट है, सो वुड दैट इंप्लाई कि उसमें सिर्फ कॉन्टिनेंट ही कॉन्टिनेंट है? आंसर इज नो। दिस वुड इंप्लाई कि उसमें कॉन्टिनेंट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ओशियन दैट इज प्रेजेंट। देन देयर वाज, let's suppose I call that there is a plate and I say this is continental. It is not continental, it is oceanic plate. Oceanic plate में would it imply कि उसमें सिर्फ ocean ही ocean है? Answer is no. It would imply that ocean is more than the continents, ठीक है। ओके, सो दिस थिंग इज क्लियर। पहली बात, लिथोस्फेयर, ये जो प्लेट है एसेंशियली अर्थ की जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर हमने क्या देखा था? अपर क्रस्ट प्लस लोअर क्रस्ट प्लस एस्थेनोस्फेयर, इन तीनों का जो कंबाइंड था दैट वाज कॉल्ड एज लिथोस्फेयर। तो ये जो प्लेट्स हैं एसेंशियली दीज आर पार्ट्स ऑफ लिथोस्फेयर। तो अर्थ की जो लिथोस्फेयर है उसको आप वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे।
So these various parts would be called as plates. So suppose this is plate 1. I call this as plate 1, let's say. So इस वाली this is plate 1. तो इसमें कुछ part में let's say land mass है, and there is some part which is having ocean, but continent is more, so I would call it a continental plate. ठीक है. तो ऐसे जब अर्थ को डिवाइड देखा गया कि अर्थ इज डिवाइडेड, तो देखा गया कितनी प्लेट में हमारी लिथोस्फीयर डिवाइडेड है. सो आवर अर्थ हैज 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स. टेक्टोनिक इज एसेंशियली अर्थ के जो प्लेट्स की वजह से जो मूवमेंट होते हैं, दोज मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज टेक्टोनिक मूवमेंट्स. सो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी कितनी अर्थ पे 7 प्लेट्स हैं. कॉन्टिनेंट्स के नाम पे ये मेजोरिटी तो नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, एंटार्क्टिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट्स. फिर उसके अलावा एक ओशियनिक प्लेट जो है लार्जली, दैट इज द पैसिफिक प्लेट. इसके अलावा काफी सारी माइनर प्लेट्स हैं, लाइक द अरेबियन प्लेट, द ऐसे काफी सारी और भी माइनर प्लेट्स हैं. आप देखोगे साउथ अमेरिका की तरफ जाएंगे तो कैरेबियन प्लेट, ऑल दोज आर माइनर प्लेट्स आल्सो. ठीक है, ठीक है. सो दिस मच इज क्लियर. अब देयर वुड बी सम प्लेट्स, जैसे मैंने बोला कॉन्टिनेंटल प्लेट होंगी जिसमें लार्जली कॉन्टिनेंट्स होंगे. सम प्लेट वुड बी ओशियनिक, जैसे पैसिफिक वाली विच वुड हैव लार्जली ओशंस, देन सम वुड हैव इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों का, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी. ठीक है. तो अर्थ पे देखते हैं ये प्लेट्स कैसी दिखती है. When you would observe this in Earth, so you would find large plates. The Eurasian plate was one of the plates. Then African plate is one of the plates. North American, South American plate, Indo-Australian wali plate. But there are some minor plates also. Like this Cocos plate is a minor plate. Caribbean plate is a minor plate. Nazca plate is a minor plate. So इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि Nazca plate कहाँ है, Caribbean plate कहाँ है, Cocos plate कहाँ है. Because questions are asked from this, that where are these plates located in which ocean और नियर वॉट. ठीक है. सो यू मस्ट बी थॉरो विद दिस. ठीक है, कि 7 मेजर प्लेट्स का है, व्हाट इज देयर लोकेशन, कुछ माइनर प्लेट्स और उनकी लोकेशन. ठीक है. क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एग्जाम में ऐसा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर प्लेट एंड या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्लेट. सो यू मस्ट बी रेडी विद द आंसर्स. ठीक है, क्लियर है. प्लेट का फंडा क्लियर है. So plates move करती हैं. So we saw कि it's not continents or these things which are moving, it is the plate which is moving. So अगर मैं बोलूं कौन सी slowest moving plate है, so it is the Arctic ridge, जो आर्कटिक के पास है, नॉर्थ में होगी. इट नॉट शोन इन दिस. दिस इज हैविंग द स्लोएस्ट प्लेट. एंड जो पैसिफिक ओशन में ईस्ट पैसिफिक राइज, दैट हैज द फास्टेस्ट रेट. तो ये पता होना चाहिए स्लोएस्ट एंड फास्टेस्ट किसका है. माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम. ठीक है. जैसे इंडिया की प्लेट कहां से कहां मूव कर रही है, वी सॉ हम साउथ ऑफ इक्वेटर से तो स्टार्ट किए थे बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ गोंडवाना, बट हमारा दिल वही बच्चा है जी, वापिस लॉरेशिया से मिलना है जी, और फिर वापिस इक्वेटर क्रॉस करके दोबारा नॉर्थ की तरफ को आने लगा एंड देन इट कोलाइडेड विद द लॉरेशियन प्लेट. सो अब जो ये प्लेट इंटरेक्शन होती है, दिस इज very important because it would form the foundation of the entire geography. ठीक है. yes, बिल्कुल जो जो पढ़ा है इन सब चीजों पे क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है. जो भी इसमें से पढ़ा है ना, इन सारी चीजों पे क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड ऑन द वेरियस काइंड्स ऑफ प्लेट इंटरेक्शंस. ठीक है. सो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मेंटली सोचो. एक चीज ये है, एक चीज ये है, दो चीजें हैं. क्या 3 काइंड ऑफ मोशंस इसमें पॉसिबल है. या तो एक दूसरे की तरफ आए, अट्रैक्ट में एक दूसरे से, या एक दूसरे से अवे जाए. ठीक है. एक दूसरे को एकदम फूटी आंख ना सुहाना, ये वाली सिचुएशन. आंखों का तारा होना, ये वाली सिचुएशन. ठीक है. आंखें चुराना, ये वाली सिचुएशन. आंखें चुराने में क्या, बगल से निकल गए, पता भी नहीं चला. सो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है. इसके अलावा चौथी पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती. हाँ, एक तरफा प्यार की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट थैंकफुली अर्थ में एक तरफा प्यार नहीं होता. ठीक है. अगर ये इधर जा भी रही हो, ये इधर जा भी रही हो, एक तो तेज होगा ना, कोई एक तो तेज होगा, दूसरा भाग रहा होगा तो उसको दबोच लेगा, ऐसे करके पकड़ लेगा.
जाने नहीं देगा। ठीक है, सो सपोज ये वाली ये जाना चाह रहा था, भागना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन ये अगर उससे तेज है तो ये जाके अरे रुक कहां भागता है, जाके इसको पकड़ा लेगी। तो असेंशियली वो क्या सिचुएशन बन जाएगी, यही सिचुएशन बन जाएगी, टक्कर हो गई ना दोनों की, तो यही कन्वर्जेंट वाली सिचुएशन बन जाएगी। सो ब्रॉडली दीज आर द ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन अमंग द प्लेट्स। ठीक है, इसके अलावा चौथी पॉसिबिलिटी तो कोई नहीं सोच पा रहा। ओवरलैप अतुल कैसे होगा, जस्ट थिंक, मैं और विजुअलाइज कराता हूं। एक है ये, एक है ये, एक है ये, एक है ये, इनमें क्या हो सकता है, आंखों से आंखें लड़ी, ठीक है, ये सिचुएशन। दूसरी क्या, फूटी आंख ना सुहाना, ये वाला इधर गया, ये वाला इधर गया। एक पॉसिबिलिटी तीसरी क्या, आंखें चुराना, एक दूसरे के बगल से घिसट के निकल गए। ठीक है, सो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज। इसके अलावा किसी को कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आई। सो एसेंशियली दीज पॉसिबिलिटीज वुड लीड टू वेरियस काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स। उसी के बेसिस पे अर्थ पे वेरियस काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। तो जब ये दो आपस में टकरा रहे हैं, व्हेन दिस कोलिजन काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग, इट वुड बी कॉल्ड एज अ कन्वर्जेंट बाउंड्री। सी फॉर कोलिजन, सी फॉर कन्वर्जेंट। जब दोनों अवे जा रहे होंगे एक दूसरे से, डी फॉर डाइवर्स, डी फॉर डाइवर्जेंट बाउंड्री। जब नजरें चुरा रहे होंगे, that boundary would be called as transform boundary when they would be moving parallelly to each other. That would be called as the transform boundary. So पहले तो नाम क्लियर होने चाहिए सबको। ठीक है, कन्वर्जिंग याद कैसे रखना है, कोलाइड होंगे तो कन्वर्जिंग, डाइवोर्स होगा तो डाइवर्जिंग, और जो बचा दैट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तीन किस्म की बाउंड्रीज हो सकती है। जैसे इसको और समझते हैं, अब इसमें और क्या चीजें हो सकती है, व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज जो यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। देखो यहां पे भी ओशियन है, ओशियनिक प्लेट मान लो या ओशियनिक क्रस्ट मान लो, इतना हिस्सा जो इमीडिएट कोलाइड हो रहा है, यहां भी ओशियनिक क्रस्ट मान लो। तो एक पॉसिबिलिटी है कोलिजन तो हो रहा है, लेकिन ओशियनिक क्रस्ट का कोलिजन हो रहा है। अब सपोज यहां पे देखते हैं, लेट सपोज यहां पे भी कोलिजन हो रहा है इंडियन प्लेट और अरेबियन प्लेट का, बट ये भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और इंडियन वाली भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो कन्वर्जेंस में क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ओशियनिक क्रस्ट से कोलाइड कर रही हो, या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कोलाइड कर रही हो, या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या क्या कि ओशियनिक क्रस्ट यहां पे नासका प्लेट पे ओशियनिक क्रस्ट कोलाइड कर रही हो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ठीक है, सो तीन ही पॉसिबिलिटी है कन्वर्जेंस के अंदर। कन्वर्जेंस के अंदर तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो क्या ओशियनिक क्रस्ट से कोलाइड करे, या तो क्या ओशियनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कोलाइड करे, या तो क्या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कोलाइड करे। कन्वर्जेंस में यही पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। अब क्या होगा, देखो ओशियनिक क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट कन्वर्ज कर रही है, तो क्या होगा समझते हैं इस चीज को। वो इमेज कहां गई, दिस इमेज होते हैं। ठीक है, इस वाले में नहीं, इसमें समझते हैं, या मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। 5 इमेजेस नहीं, ये तो क्विज आ गया, जस्ट सेकेंड, मैं इमेज खुद से ही बनाता हूं। ठीक है, सपोज ये थी और ये थी, इन दोनों की आपस में टक्कर हुई। ओशियनिक क्रस्ट इज ऑलवेज हैवियर, रिमेंबर रखना, ये फैक्ट याद रखना है। ओशियनिक क्रस्ट जो होती है ये हमेशा भारी होती है, दे आर थिनर बट हैवियर। चौड़ाई इनकी कम होती है बट दे आर हैवियर। और हैवियर क्यों होती है, बिकॉज हमने देखा था दे आर डेंसर। अब एक चीज लाइट है, एक चीज डेंस है, तो जो हैवियर है वो डेंसर जो है वही सिंक करेगी। तो जब एक ओशियनिक क्रस्ट एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराती है, तो क्या होगा, जो हैवियर चीज है वो नीचे को झुक जाएगी और नीचे चली जाएगी। सो ओशियनिक क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट टकराई, सपोज फर्स्ट केस ओशियनिक क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट टकराई, तो जो हैवियर ओशियनिक क्रस्ट है वो नीचे चले जाएगी। नीचे जाके क्या होगी, ये मेल्ट होना शुरू होगी। तो ओशियनिक क्रस्ट हमने याद करो पिछले क्लास में पढ़ा था, वाज मेड अप ऑफ बसाल्टिक रॉक्स। तो ये बसाल्ट नीचे जाएगा, मेल्ट होगा, एंड देन इट वुड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू एंडेसाइट, मेल्ट होकर मेटामॉर्फिक रॉक में बनेगा, मेटामॉर्फोसिस होने लगेगा उसका, एंड इट वुड कन्वर्ट इनटू ग्रेनाइटिक या एंडेसाइटिक फॉर्म ऑफ इग्नियस में।
सो इट वुड मेल्ट, द रॉक वुड मेल्ट, फिर क्या होगा, रॉक मेल्ट करके हल्की हो जाएगी, अगेन इट वुड स्टार्ट राइजिंग, फिर क्या करेगा, ये ओशियनिक क्रस्ट जो थी उसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। सो ओशियनिक क्रस्ट में जब भी कोलिजन होगा, एक ओशियनिक क्रस्ट नीचे गया, चारों तरफ तो ऊपर सरफेस पे अभी भी समुद्र है, नीचे से मेल्ट होके आया और इसने थोड़ा से मेल्ट होके जो मटेरियल आया ऊपर आके सॉलिडिफाई कर दिया। सो ओशियनिक क्रस्ट जब भी कोलिजन होगा, इट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। वोल्केनिक आइलैंड्स जितने आपको दिखेंगे, दे आर द रिजल्ट ऑफ दिस ओशियनिक क्रस्ट कोलिजन। इसीलिए आप देखोगे पैसिफिक ओशन के चारों ओर देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज रिंग ऑफ फायर्स। रिंग ऑफ फायर्स इज एसेंशियली क्या, पेरिस पैसिफिक ओशन की जो बाउंड्री है वहां पे ऐसे काफी सारे एरियाज हैं जहां पे वोल्केनिज्म है, सम ऑफ दैट वोल्केनिज्म इज ड्यू टू दिस ओशियनिक क्रस्ट इंटरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स। ठीक है, कन्वर्जेंस में दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। सो ये आपको कहां पे दिख रहा होगा, वोल्केनिक आइलैंड्स आपको कहां दिखेंगे, द हवाई आइलैंड्स। यूएसए के पास जो हवाई आइलैंड्स है ना, दे आर एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। ये जो यूएस के यहाँ पैसिफिक के आप देखोगे हवाई आइलैंड्स, दे आर एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है दैट इज कन्वर्जेंट बाउंड्री में ही ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सो ओशियनिक क्रस्ट जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराएगी तो हमने देखा था हैवियर कौन सी होगी, ओशियनिक, नीचे जाएगी मेल्ट होगी, पर यहाँ कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट के ऊपर ही जब आइलैंड तो बना नहीं पाएगी, सो व्हाट इट वुड फॉर्म, वोल्केनिक माउंटेन। तो जो एंडीज माउंटेन रेंज है साउथ अमेरिका में, दिस एंडीज माउंटेन रेंज दैट यू हैव इन साउथ अमेरिका, ये जो एंडीज माउंटेन रेंज है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस ओनली। एक ओशियनिक क्रस्ट एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराएगी, सो इट वुड फॉर्म दिस माउंटेन रेंज व्हिच इज कॉल्ड एज एंडीज माउंटेन रेंज। सो दैट इज ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में जब कन्वर्जेंस होगा। फाइनली कन्वर्जेंस कब होगा, जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टकराएगी। तो हमने देखा ये दोनों ही लाइटर है, दोनों ही की ही डेंसिटी बहुत लेस है। सो अब तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, तो तीनों दोनों की टक्कर हुई, कोई भी झुकना नहीं चाहता, कोई भी नीचे नहीं जाना चाहता, तो क्या होगा, टकरा गए और इस तरीके से उड़ जाएंगे। दैट्स व्हाई आई से यू शुडंट फॉल इन लव। वो सच्चा प्यार नहीं है जिसमें तुम गिर रहे हो, यू शुड नेवर फॉल इन लव। व्हाट इज ट्रू लव इज व्हेन यू राइज इन लव। ठीक है, सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो प्यार है ना, वो कैसा प्यार है, सच्चा प्यार है। क्यों, क्योंकि उसमें दे आर नॉट फॉलिंग इन लव, दे आर राइजिंग इन लव। ठीक है, सो आपको भी ऐसा ही प्यार तलाशना है जिंदगी में जो राइज करे। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि देखो अभी तक क्या हो रहा था, सबके बीच में जब भी ये टक्कर हो रही है तो वहां पे कुछ चीज पक्की सी नहीं बन रही, जब ये लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टकराएगी ना, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड फेविकोल के जोड़ से भी मजबूत होता है। यहां पे बनेंगे फोल्ड माउंटेन्स, इस जगह पे जो चीज बनेगी ना, दैट वुड बी द फोल्ड माउंटेन्स। और एसेंशियली दीज फोल्ड माउंटेन्स आर रिस्पॉन्सिबल, दे एक्ट एज अ जॉइंट। सो यूरोप को एशिया से चिपकाए रखने के लिए, यूरोप और एशिया अगर सेपरेट है तो उनको चिपकाने का काम यहाँ पे एक तरीके से जो पिन का काम करते हैं, जोड़ते हैं, वो ये माउंटेन रेंजेस जो होते हैं विच आर क्रिएटेड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। तो जो आपको यूरल्स माउंटेन है, अभी जो भी माउंटेन रेंजेस में बता रहा हूँ, गो एंड लोकेट देम इन द एटलस। सो ये यूराल्स जो है रशिया में, वो यूरोप और एशिया को एक तरीके से बांध के रखते हैं, बिकॉज इट इज अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कोलिजन। जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है वो इंडिया को एशिया से बांध के रखती है। सो दैट इज व्हाई दिस राइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट बाइंड्स। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में होगा, इट वुड लीड टू द क्रिएशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, सो दिस मच फंडा इज क्लियर, कन्वर्जेंस के तीनों पार्ट क्लियर हो गए। कन्वर्जेंस के तीनों पार्ट क्लियर हो गए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। इफ कन्वर्जन के किसी पार्ट में यू आर हैविंग एनी डाउट्स, प्लीज लेट मी नो। सही है, सारा क्लियर है। अपोजिट चीज क्या हो सकती है, अब डाइवर्जेंस, डाइवोर्स हो गया जी। तो डाइवोर्स वाले पार्ट में क्या करेंगे,
इसमें भी सेम 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। डाइवर्जेंस में भी 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। ओशियनिक क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में डाइवर्जन हो गया, ओशियनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में डाइवर्जन हो गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में डाइवर्जन हो गया। अब ओशियनिक क्रस्ट से ओशियनिक क्रस्ट अवे जाएगी तो क्या होगा, हमने देखा पीछे ये चीज, ओशियनिक क्रस्ट से ओशियनिक क्रस्ट अवे जा रही थी। सो व्हाट वाज हैपनिंग, दिस रिज वाज बीइंग फॉर्म्ड। यहाँ पे देखा ना, ये रिज बन रही थी जहां से मैग्मा निकल के आ रहा था। तो जब ओशियनिक क्रस्ट एक दूसरे से जाएगी, द रिज दैट वुड बी फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड एज मिड ओशियनिक रिज। ठीक है, इट वुड बी कॉल्ड एज मिड ओशियनिक रिज, पहली चीज। ठीक है, सो ओशियनिक क्रस्ट से अवे गई तो वो गड्ढा सा बनेगा, वहां से मैग्मा फ्लो होना शुरू करेगा, इवेंचुअली वो मैग्मा सॉलिडिफाई होगा, तो मिड ओशियनिक रिज वुड बी फॉर्म। ठीक है, अब ओशियनिक क्रस्ट से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर अवे जाएगी, सो व्हाट वुड बी फॉर्म, नथिंग बट ट्रेंच का जो गड्ढा है, सेम थिंग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आल्सो, कि गड्ढा वाइडन होगा। तो इसके अंदर 3 स्टेजेस होती है, दैट अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मूविंग फ्रॉम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अवे। सो फर्स्ट थिंग वुड बी क्रिएटेड, इट इज कॉल्ड एज अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्रिएट होगी जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से जाएगी, फिर वो रिफ्ट वैली और ज्यादा एक्सपैंड होगी, इट वुड बी कॉल्ड एज नेसेंट सी। एंड फाइनली नेसेंट सी के बाद जब एकदम अलग चले जाएगी तो इट वुड क्रिएट अ ओशियन। तो सपोज दिस वाज अ कॉन्टिनेंट, ठीक है, सपोज एक ये कॉन्टिनेंट था, इसमें मैं इसको चीज को अलग अलग करता गया। ठीक है, सो समथिंग वाज एग्जिस्टिंग लाइक दिस, इसके ऊपर मैं दोनों को अलग अलग प्लेट को धीरे धीरे लेते गया, धीरे धीरे अलग करता गया, अलग करता गया, अलग करता गया, अलग करता गया। तो क्या होगा, इवेंचुअली एक टाइम आएगा जो बीच का इनका जुड़ा हुआ हिस्सा था, ये दोनों इतना दूर हो जाएंगे कि गड्ढा नीचे चला जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पे एसेंशियली क्या होगा, एक रिफ्ट वैली क्रिएट हो जाएगी। ये रिफ्ट वैली क्या होती है, सर्च करना ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, आपको ऐसा गड्ढे दिखेंगे, ये हम आगे और पढ़ेंगे जब माउंटेन्स पढ़ेंगे। बट दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेज की एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर और बीच में गड्ढा बन जाएगा। फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे इसमें बारिश होती जाएंगी, क्योंकि गड्ढे एक दूसरे से अवे जाते रहते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे बारिश होगी, पानी भरना शुरू होगा। So it would lead to the formation of nascent sea. Eventually ये वाइडन होता जाएगा और पूरा समुद्र बना देगा। So this would happen in the divergence of oceanic crust, continental crust and oceanic crust, continental crust. So this is the second case, divergent boundary. डाइवर्जेंट बाउंड्री को हम कंस्ट्रक्टिव एज भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखा था मिड ओशियनिक रिज है, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री इज कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। व्हाई, क्योंकि यहाँ पे ऑल द एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, उसकी वजह से मैग्मा निकल रहा है, एंड दैट मैग्मा इज क्रिएटिंग न्यू लैंड मास। तो कुछ चीज नई क्रिएट हो रही है rather than डिस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव एज। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल आ सकता है, व्हिच बाउंड्री इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, तो आंसर वुड बी डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, तो इसके तीनों केसेस देख लिए, मिड ओशियनिक रिज बना सकता है, रिफ्ट वैलीज बना सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रूल याद रखना है कि जहां भी प्लेट्स एक्टिव होंगी, चाहे वो कन्वर्जिंग प्लेट्स हो, चाहे डाइवर्जिंग प्लेट्स हो, चाहे ट्रांसफॉर्म प्लेट्स हो, इट वुड लीड टू अर्थक्वेक्स। ठीक है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट में पॉसिबिलिटी रहती है वोल्केनिज्म की, बट अर्थक्वेक्स हर केस में आएंगे, जहां भी प्लेट्स एक्टिव हो, इट वुड लीड टू अर्थक्वेक्स। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। सेकंड वाज कन्वर्जेंट बाउंड्री, उसमें भी हमने देख लिया कि उसमें कहीं पे फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, इट इज ओरियोजेनिक कोलिजन। क्यों, क्योंकि इट इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। ओके, सो उसके और भी केसेस देखे हमने कन्वर्जेंट के, कि ओशियनिक में वोल्केनिक आइलैंड्स बनेंगे, वहां वोल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे। ठीक है, और हमने देखा जब एक प्लेट सिंक होगी दूसरी इधर रहेगी, तो इस जगह पे जो गड्ढा बनता है, दैट गड्ढा इज कॉल्ड एज ट्रेंच। ठीक है, फाइनली ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होती है, टू प्लेट्स आर मूव पैरेलल, तो भले ही वो पैरेलल सेम डायरेक्शन में भी क्यों ना मूव करे, देयर रिलेटिव स्पीड इज डिफरेंट। सो बिकॉज ऑफ दैट, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल में मूव करें और लिमिटेड इंटरेक्शन हो रहा है, इट्स कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री। सैन एंड्रियास, ये जो यूएसए के कैलिफोर्निया के पास है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, बट स्टिल अर्थक्वेक्स यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री के वाले केस में आते हैं। ठीक है,
ट्रेंच तब बनेगा जब कहीं पे भी दो प्लेट्स मीट करी हो, ठीक है। सो दीज टू प्लेट्स आर मीटिंग, लाइक वन प्लेट इज लाइक दिस, वन प्लेट इज मीटिंग लाइक दिस, दिस इज द ओशियनिक क्रस्ट एंड दिस इज लेट्स से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो यहाँ पे जब भी एक प्लेट सिंक हो रही है ना, तो वहां पे जहां पे वो सिंक हो रही है वहां पे जो ये गड्ढा जैसा क्रिएट होगा, दिस गड्ढा इज कॉल्ड एज ट्रेंच। तो जहां भी कोई प्लेट सिंक हो रही है कन्वर्जिंग प्लेट में, दैट वुड क्रिएट दिस, ठीक है। ओके उत्कर्ष, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े, इतना क्लियर है तो। So I hope you all are enjoying the sessions and you are learning from these. So if these sessions are helping you, please share the session so that we can sustain this initiative. ठीक है, so these are the three kinds of possibilities जो हमने डिस्कस की थी, मैंने ऑलरेडी बता दिया. Again, everything is written in the slide for your quick revision. You can take screenshots. ठीक है, सो जो भी डिस्कस किया उसी को स्क्रीनशॉट की फॉर्म में बता दिया. होमवर्क क्या है? होमवर्क इज वेरी सिंपल. ये जो भी एग्जांपल्स दिए हैं, लोकेट देम ऑन योर मैप. एटलस खोलनी है, लोकेट करना है. तो दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो याद हो जाएगा. होमवर्क है इनको जाके लोकेट करना है एटलस पे, ठीक है. सो ओशन कॉन्टिनेंटल में हमने एंडीज माउंटेन रेंज की बताया था मैंने एग्जांपल. अगेन वही सब कहानी यहाँ पर आराम करता चर्चा करके दिया आपको. गो एंड रीड इट आराम से. देन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट तो हमने देखा था. फोल्ड माउंटेन्स एग्जांपल मैंने आपको हिमालयस का दिया, यूरल्स का दिया. गो एंड लोकेट देम अगेन इन योर एटलस, ठीक है. सो दैट्स ऑल आज के लिए. क्विज टाइम है, क्विज के क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से. आई वुड शो यू अ क्वेश्चन, यू हैव टू टेल मी द आंसर्स इन द कमेंट. आंसर्स मैं कल डिस्कस करूंगा, आपको मुझे कमेंट्स में आंसर बताना है. देन आई वुड सी कि कितने साथियों ने सही जवाब दिया है इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है. सो आज क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा आप लोगों से, तो सी कि आप में से कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन गैसेस दी गई है आपको, परसेंटेज वाइज इनको अरेंज करना है. अगेन वी आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो यू आर थॉरो विथ व्हाट हैज बीन टॉट. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको गैसेस को लगाना है. परमानेंट गैसेस को, परमानेंट गैसेस वो होती हैं जिनकी परसेंटेज एटमॉस्फेयर में चेंज नहीं होती, परसेंटेज उनकी रिमेन्स कांस्टेंट. So this is the first question. Okay, next question on your screens. एक जेनरिक सवाल यूनिवर्स का जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने करा. लूसेंट की जो मैंने जीके की किताब का बोला था, वो जो कॉस्मोलॉजी प्लैनेट्स वाला जो चैप्टर है, उसको ऊपर सरसरी निगाह से देख लेना. सो इफ यू वुड हैव सीन दिस क्वेश्चन, ये मैंने वहीं से बनाया क्वेश्चन. सो लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है. सूरज की रोशनी को अर्थ पे पहुंचने में 8 सेकंड लगते हैं, और लाइट को, मून की लाइट को अर्थ पे पहुंचने में 1 ही सेकंड लगता है, ठीक है. तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है. अगेन ये कल की क्लास से क्वेश्चन है कि रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ किसका क्या इंपैक्ट पड़ता है. सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. अगेन लास्ट क्लास का क्वेश्चन, अर्थ सूरज के नियरेस्ट कब होती है, हमने इसको देखा था. वी कॉल्ड दिस इज पेरिहीलियन. सो पेरिहीलियन की डेट पूछिए आपसे, और एपीहीलियन की भी आपको बतानी है. फाइनली ये जो सोलिस्टाइज का था, समर और विंटर सोलिस्टाइज एंड देयर रिलेशन विद द हेमिस्फीयर्स, उसको लेके क्वेश्चन है. So let's see कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं. अगेन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, देन आई वुड एडवाइस यार, प्लीज आप पुरानी क्लासेस को जरूर जाके देखें. देन ओनली यू वुड बी इन अ गुड सिचुएशन टू अटेम्प्ट योर पेपर, ठीक है. नेक्स्ट आज की क्लास से ही सवाल, कॉन्टिनेंट्स, ओशियनिक क्रस्ट, सियाल सीमा की जो चर्चा की थी उस पर सवाल. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस. सो दीज आर द 7 क्वेश्चंस. ये जो 7 क्वेश्चन आपने देखे, दे आर योर होमवर्क. कल की क्लास से पहले यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व देम. सो ये क्लास अगर आप लाइव अटेंड करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज अटेंड दिस क्लास लाइव एट 9 PM ऑन टेलीग्राम. टेलीग्राम पे क्लास लाइव होती है एट वर्दीशाला सेल. यू कैन गो एंड ज्वाइन द क्लासेस लाइव देयर. अदरवाइज अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेशन which is available on YouTube. So that's all for Captain Tiranga. You can follow us on various social media handles. Apart from that, this is just one of the series. We have other series as well, which is कल की सीरीज, जिसमें आपकी पूरी एसएसबी की प्रिपरेशन फुल लेंथ करवा रहे हैं, so that you are able to crack your SSB without any paid course. So go and attend कल की classes as well. They are again live on Telegram. सुबह के समय मिलेंगे 8 बजे के करीब उस क्लास के लिए, and then YouTube पे आप उस क्लास का भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. सो इफ यू लाइक द क्लास,
please don't shy from commenting that what you liked in the class, what suggestions do you have for future classes, because essentially since the classes are for you, if you tell us what you enjoy in the classes, we would be able to improve upon it. If you don't like anything, then we can always tailor it according to your demand, because ultimately what we are doing is for you to become successful. So जब हमारा गोल ही है आपको आपकी वर्दी तक पहुंचाना, and we are not charging anything, so we would want you to get the maximum out of it. So I would urge all of you, if you want this initiative to continue, to please share the session, be it your Facebook, be it your Instagram, be it your Telegram, be it your any other social media handle. Just share it with all your friends, share it with your friends, and share it with all the people who you think can be a part of this initiative. Apart from that, if you want to volunteer, आप चाहे वीडियो एडिटिंग हो, फोटो थंबनेल डिजाइनिंग हो, कंटेंट हो, in whatever way you want to volunteer, please reach out to me either on Instagram or Telegram, and I would be happy to collaborate and seek your help, because we are not paid initiative. We are just a team of volunteers who are doing work. So if you think you have the time and the energy and the skill set, please reach out and we would love to take you on board. So that's all from my side. मिलते हैं जल्दी. Till then, bye bye. Jai Hind.